नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के कुछ बहुत ज़रूरी भूमि कानूनों पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, उन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये जो थोड़े जटिल से कानून हैं, इनमें क्या खास है, मतलब इन्हें आसान भाषा में कैसे समझें, इनका असल मकसद क्या है। बिल्कुल। देखिए, ये कानून ही तय करते हैं कि यूपी में ज़मीन किसकी होगी, कैसे इस्तेमाल होगी, कैसे बिकेगी या ट्रांसफ़र होगी, और हाँ, लगान कैसे लगेगा, सरकार कैसे ज़मीन ले सकती है, ये सारी प्रक्रिया इन्हीं में है। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये ज़मीनी स्तर पे काम कैसे करते हैं। हाँ, ये तो है। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 से। जी। सुना है इसका मकसद कई पुराने कानूनों को एक करना था। जी हाँ, बिल्कुल। इसका एक बड़ा मकसद यही था कि भूमि राजस्व और ये जो खातेदारी है, इससे जुड़े जो भी पुराने बिखरे हुए कानून थे, उनको एक जगह लाया जाए, उनमें सुधार किया जाए। अच्छा। और ये 2015-2016 में मतलब चरणों में लागू हुई। ओके, तो इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। इसमें देखिए कई ज़रूरी परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कृषि वर्ष किसे कहेंगे, जो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, इसे फसली वर्ष भी कहते हैं। या फिर भूमिधर कौन है, मतलब वो व्यक्ति जिसके पास ज़मीन के मुख्य अधिकार हैं, जो लगान देता है। ये शब्द बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से तय होता है कि ज़मीन पर किसका क्या हक है। हाँ, ये शब्दावली समझना तो जरूरी है। और इसमें अधिकारियों की भूमिका भी तय है, जैसे कलेक्टर, तहसीलदार, लेखपाल। जी बिल्कुल। धारा 12, 14, 16 में इन सब की भूमिकाएं बताई गई हैं। और एक दिलचस्प चीज है, धारा 41 में किसान बही का जिक्र है। किसान बही, हाँ, ये क्या है। इसे आप खतौनी की पासबुक समझ सकती हैं। ये हर खातेदार को दी जानी चाहिए, ऐसा कानून कहता है। इसमें उसकी सारी जमीनों का पूरा ब्यौरा होता है। अच्छा, ये तो पारदर्शिता के लिए काफी अच्छा लगता है। क्या ये मिलती है आसानी से। देखिए, प्रावधान तो है, जमीनी हकीकत थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन हाँ, ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है। ठीक है। और ये जो खातेदारों के वर्ग हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, संहिता मुख्य तौर पर जमीन रखने वालों को कुछ वर्गों में बांटती है। धारा 74 में इसका जिक्र है। सबसे अहम है संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर। संक्रमणीय मतलब जिनके पास अपनी जमीन बेचने या किसी और को ट्रांसफर करने का पूरा अधिकार होता है। अच्छा। और दूसरे होते हैं असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर। इनके अधिकार थोड़े सीमित होते हैं, ये आसानी से अपनी जमीन बेच नहीं सकते। धारा 88 में ये बात है। तो ये वर्गीकरण क्यों जरूरी है। ये वर्गीकरण जमीन के इस्तेमाल और उसके बाजार को बहुत प्रभावित करता है। और हाँ, एक बात और साफ है, कुछ खास किस्म की जमीनें जैसे तालाब, चारागाह या सार्वजनिक उपयोग की जमीन, उस पर किसी को निजी भूमिधरी अधिकार नहीं मिल सकते। धारा 77 ये कहती है। हाँ, ये तो ठीक है। अच्छा, एक और चीज पढ़ी थी मैंने, अनुसूचित जाति या जनजाति के भूमिधरों के बारे में कुछ खास नियम है उनके लिए। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। धारा 98 और 99 के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई भूमिधर है तो वो कलेक्टर की पहले से इजाजत लिए बिना अपनी जमीन किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेच सकता जो अनुसूचित जाति या जनजाति का न हो। ओह, और इसका मकसद शायद उनकी जमीनों को बचाना है। बिल्कुल, मकसद यही है कि उनकी जमीनें सुरक्षित रहें, कोई जबरदस्ती या धोखे से ना ले ले। और अगर ऐसा ट्रांसफर बिना इजाजत के हो जाता है तो धारा 104 कहती है कि वो शून्य माना जाएगा, मतलब अवैध होगा। समझ गया। अब जरा लगान मतलब भू राजस्व की बात करते हैं। हाँ, भू राजस्व। तो सिद्धांत ये है कि हर भूमि पर राजस्व देय है, धारा 153। लेकिन छोटे किसानों को राहत दी गई है, जिनके पास कुल मिलाकर 1.26 हेक्टेयर यानी करीब 3.25 एकड़ तक जमीन है। ऐसे परिवारों को लगान से छूट है। ये धारा 156 में है। ये तो बड़ी राहत है छोटे किसानों के लिए। जी। और अगर कभी कृषि विपत्ति आ जाए, जैसे सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो सरकार के पास ये अधिकार भी है कि वो लगान माफ कर दे या कुछ समय के लिए टाल दे। धारा 157। ये भी जरूरी प्रावधान है। अच्छा, और अगर कोई लगान ना चुकाए तो फिर वसूली की प्रक्रिया है, धारा 170 में। इसमें गिरफ्तारी और निरोध का भी प्रावधान है, लेकिन वो सिर्फ तभी जब बकाया 50,000 रुपए से ज्यादा हो। गिरफ्तारी भी। हाँ, पर केवल बड़े बकाये पर। इसके अलावा चल और अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री, मतलब जब्त करके बेचना, ये सब तरीके हैं वसूली के।
ठीक है, ये तो हुई राजस्व संहिता की बात। अब आते हैं उस बड़े बदलाव पर, जमींदारी उन्मूलन। हाँ, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950। इसका मकसद बहुत बड़ा था। क्या मकसद था इसका मुख्य रूप से? मुख्य मकसद था किसानों और राज्य सरकार के बीच जो बिचौलिए थे यानी जमींदार, उन्हें खत्म करना। ये कानून 1 जुलाई 1952 से प्रभावी हुआ और इसने सच में प्रदेश में भूमि संबंधों की पूरी तस्वीर ही बदल दी। सुना है पहले कई तरह के किसान होते थे, काश्तकार। हाँ, पहले व्यवस्था बहुत जटिल थी। करीब 14 अलग-अलग तरह की काश्तकारियां थीं। इस कानून ने उन सबको खत्म किया और मुख्य रूप से 4 वर्ग बनाए: भूमिधर, सीरदार, आसामी और आदिवासी। 4 वर्ग? जी, और बाद में 1954 और 1977 में और संशोधन हुए, जिनसे ये व्यवस्था और सरल हो गई। आज देखें तो मुख्य रूप से संक्रमणीय भूमिधर, असंक्रमणीय भूमिधर और आसामी ही बचे हैं। आसामी मतलब? आसामी मतलब अस्थायी किसान, जो किसी और की जमीन पर खेती करते हैं। तो कुल मिलाकर जमीन पर सीधे किसान का हक ज्यादा मजबूत हुआ इस कानून से। समझ गया। ये तो ऐतिहासिक बदलाव था। अब आखिर में आते हैं भूमि अधिग्रहण वाले कानून पर, जो 2013 वाला है। जी, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013। ये 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ और ये सिर्फ यूपी नहीं, पूरे भारत में लागू होता है। इसकी सबसे खास बात क्या है? मेरे ख्याल से इसकी सबसे खास बात है सहमति की शर्त। धारा 2 में है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेना चाहती है तो उसे कम से कम 80% प्रभावित परिवारों की सहमति लेनी होगी। 80%? और अगर सरकारी और प्राइवेट मिलकर कर रहे हो, मतलब पीपीपी? अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी प्रोजेक्ट है तो कम से कम 70% प्रभावित परिवारों की सहमति जरूरी है। या ये जमीन मालिकों को एक तरह से मोल भाव करने की ताकत देता है ना? हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है पुराने कानूनों के मुकाबले। और ये प्रभावित परिवार कौन माने जाते हैं? सिर्फ जमीन मालिक? नहीं, यही इसकी एक और खासियत है। धारा 3C में प्रभावित परिवार की परिभाषा काफी बड़ी है। इसमें सिर्फ वो नहीं आते जिनकी जमीन जा रही है, बल्कि उस जमीन पर काम करने वाले खेतिहर मजदूर, बटाईदार, कारीगर, या मान लीजिए जंगल की जमीन है तो वन उपज पर निर्भर रहने वाले लोग, जिनकी रोजी रोटी उस जमीन से जुड़ी है और अधिग्रहण से प्रभावित हो रही है, वो सब इसमें शामिल है। अच्छा, ये तो वाकई काफी व्यापक परिभाषा है। इसमें छोटे और सीमांत किसानों का भी जिक्र है। हाँ, सीमांत कृषक जिनके पास 1 हेक्टेयर तक असिंचित जमीन है और लघु कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर तक असिंचित जमीन है, इनको भी परिभाषित किया गया है। एक और चीज इसमें अहम लगती है, वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट वाली बात। ऐसा ही है? जी बिल्कुल। सामाजिक समाघात निर्धारण या सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, SIA, ये धारा 4 के तहत अनिवार्य है। मतलब कोई भी बड़ा अधिग्रहण करने से पहले सरकार या कंपनी को ये स्टडी करानी होगी कि इस प्रोजेक्ट का समाज पर क्या असर पड़ेगा, लोगों की आजीविका पर क्या असर पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। और इस रिपोर्ट का क्या होता है? इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना होता है, धारा 6। फिर एक एक्सपर्ट ग्रुप, एक विशेषज्ञ समूह इसकी जांच करता है, धारा 7। ये एक तरह से चेक और बैलेंस का काम करता है ताकि मनमाना अधिग्रहण ना हो। सही है। और अगर लोगों को आपत्ति हो तो? हाँ, उसका भी प्रावधान है। जब सरकार अधिग्रहण की शुरुआती सूचना धारा 11 जारी करती है तो उसके बाद 60 दिनों के अंदर प्रभावित लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। किस तरह की आपत्तियां? वो आपत्ति प्रोजेक्ट के उद्देश्य पर हो सकती है, या जिस एरिया में जमीन ली जा रही है उस पर हो सकती है, या SIR रिपोर्ट पर भी हो सकती है। कलेक्टर को इन आपत्तियों की सुनवाई करनी होती है। धारा 15 में यह है। और सुनवाई के बाद? सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई होती है और फिर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम तैयार की जाती है, धारा 16 के तहत। तो ये थे उत्तर प्रदेश के कुछ मुख्य भूमि कानून, जिनकी हमने आज थोड़ी विस्तार से बात की। ये कानून जमीन से जुड़े अधिकार, रिकॉर्ड्स और अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को तय करते हैं। हाँ, और इन सब कानूनों को देखने के बाद मन में ये सवाल जरूर आता है कि ये जो जटिल कानूनी ढांचे हैं, क्या ये जमीनी हकीकत से पूरी तरह मेल खाते हैं? और इतने साल हो गए इन कानूनों को बने हुए, तो आज आम नागरिक, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, वो अपने जमीन के अधिकारों को लेके कितना जागरूक है, कितना सशक्त हुआ है, ये सोचने वाली बात है।